जगत प्रकाश नड्डा जी, मनसुख मांडविया जी, प्रताप राव जाधव जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, सुश्री शोभा करंदलाजे जी, संसद में मेरे साथी इसी क्षेत्र के सांसद श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, विभिन्न राज्यों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, देश के विभिन्न भागों से स्वास्थ्य संस्थानों से जुड़े डॉक्टर, वैद्य, आयुष और हेल्थ प्रोफेशनल्स, स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े लाखों भाई और बहनों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी, देवी और सज्जनों, आज पूरा देश धनतेरस और भगवान धन्वंतरी की जयंती का पर्व मना रहा है। मैं आप सबको धनतेरस और धन्वंतरी जयंती की बधाई देता हूं। आज के दिन देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने घर के लिए कुछ न कुछ नया खरीदते हैं। मैं विशेष रूप से देश के व्यापारी साथियों को भी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को भी दीपावली की भी अग्रिम शुभकामनाएं। हमें से बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत दिवालियां देखी है, लेकिन दिवालियां भले देखी हो, ये दिवाली ऐतिहासिक है। आपको लगेगा कि भाई इतनी दिवाली देख करके तो बाल सफेद हो गए और मोदी जी ये ऐतिहासिक दिवाली कहां से लाए। पांच 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। और इस बार ये प्रतीक्षा 14 वर्ष के बाद नहीं, 500 वर्षों के बाद पूरी हो रही है। साथियों, धनतेरस के दिन सौभाग्य और स्वास्थ्य का ये उत्सव सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के जीवन दर्शन का प्रतीक है। हमारे ऋषियों ने कहा है, आरोग्यम परमम भाग्यम, यानी आरोग्य ही परम भाग्य, परम धन है। कहते ही है हेल्थ इज वेल्थ। यह प्राचीन चिंतन आज आयुर्वेद दिवस के रूप में
पूरी दुनिया में छा रहा है। हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज 150 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। ये प्रमाण है आयुर्वेद को लेकर बढ़ रहे वैश्विक आकर्षण का, और ये प्रमाण है कि नया भारत अपने प्राचीन अनुभवों से विश्व को कितना कुछ दे सकता है। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने आयुर्वेद के ज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ जोड़कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद इसका एक बड़ा केंद्र बना है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन मुझे इस इंस्टीट्यूट के पहले फेज को समर्पित करने का सौभाग्य मिला था। आज भगवान धन्वंतरी की जयंती पर ही मुझे इसके सेकंड फेज के लोकार्पण का अवसर मिल रहा है। अब यहां पंचकर्म जैसी प्राचीन पद्धतियों का आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूजन देखने को मिलेगा। आयुर्वेद और मेडिकल साइंस की फील्ड में एडवांस रिसर्च भी होगी, और मैं इसके लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, जिस देश के नागरिक जितने स्वस्थ होंगे, उस देश की प्रगति की गति भी तेज होगी। इस सोच के साथ अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और पांचवा, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। भारत अब हेल्थ सेक्टर को होलिस्टिक हेल्थ केयर की नजर से देखता है। आज इस कार्यक्रम में इन 5 स्तंभों की मजबूत झलक दिखाई देती है। अभी यहां लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। आयुष स्वास्थ्य योजना के तहत 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ड्रोन के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर सर्विस, एम्स दिल्ली और एम्स बिलासपुर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के 5 अन्य एम्स में सेवाओं का विस्तार, मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत, नर्सिंग कॉलेजों का भूमि पूजन, देश में स्वास्थ्य सेवाओं के कायाकल्प से जुड़े ऐसे अनेकों काम आज हुए हैं। मुझे खुशी है, इनमें से कई अस्पताल हमारे श्रमिक भाई बहनों के इलाज के लिए बनाए गए हैं। ये अस्पताल
हमारे श्रमिक वर्ग की सेवा के केंद्र बनेंगे। आज जिन फार्मा यूनिट्स का लोकार्पण हुआ है, उनसे देश में ही एडवांस मेडिसिन के साथ हाई क्वालिटी स्टेंट्स और इम्प्लांट भी बनेंगे। ये यूनिट फार्मा सेक्टर में भारत की ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, हम में से अधिकतर लोग उस पृष्ठभूमि से आए हैं जहां बीमारी का मतलब होता है पूरे परिवार पर मानो बिजली गिर गई हो। गरीब के घर में कोई एक अगर गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसका असर घर के हर सदस्य पर पड़ता है। एक समय था जब इलाज में लोगों को घर, जमीनें, गहने सब बिक जाते थे। गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनकर ही गरीब की आत्मा कांप जाती थी। बुजुर्ग मां सोचती थी कि अपना इलाज कराऊं। 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। ये 4 करोड़ गरीब अस्पताल में भर्ती हुए। इनमें से कुछ तो अलग अलग बीमारियों के लिए कई बार भर्ती हुए, अपनी बीमारी का इलाज कराया और इन्हें एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। अगर आयुष्मान योजना न होती तो इन गरीबों को करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब से देने होते। मैं अक्सर देश के अलग अलग राज्यों में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से मिलता हूं, उनसे सुख दुख की बातें सुनता हूं, उनका अनुभव सुनता हूं। और बात करते हुए उनकी आंखों में से जो खुशी के आंसू छलकते हैं, वो आयुष्मान योजना से जुड़े हर व्यक्ति के लिए, हर डॉक्टर के लिए, हर पैरामेडिकल स्टाफ के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होते। इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं हो सकता। आप विश्वास करिए, लोगों को ऐसे संकट से उबारने वाली योजना पहले कभी नहीं बनी। और आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि आयुष्मान योजना का विस्तार हो रहा है। देश के हर बुजुर्ग की नजर इस कार्यक्रम पर है। चुनाव के समय मैंने गारंटी दी थी कि तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। आज धन्वंतरि जयंती पर ये गारंटी पूरी हो रही है। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि देश के हर बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर है, उनको जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले। और ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं।
गरीब हो, मध्यम वर्ग का परिवार हो, उच्च वर्ग का परिवार हो, हर कोई इसका लाभार्थी बन सकता है। जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, इस देश का नागरिक, वो इसका लाभ अगर 70 साल से ज्यादा उम्र है ले सकता है। हर बुजुर्ग चिंता से मुक्त हो, वो स्वस्थ जीवन जिए, स्वाभिमान के साथ जीवन जिए। ये योजना इसके लिए मील का पत्थर साबित होगी। घर के बुजुर्ग के पास आयुष्मान वय वंदना कार्ड होगा तो परिवार के खर्चे भी कम होंगे, उनकी चिंता भी कम होगी। मैं इस योजना के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मैं भी यहां से प्रणाम करते हुए वय वंदना करता हूं। लेकिन साथ साथ मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण, दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती है। और इसलिए